आज हम काल के विषय में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप को क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। तो किसे कहते हैं काल? जिससे हमें कार्य और कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? काल। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी। इन वाक्यों में क्रिया वर्तमान समय में, जैसे पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है और दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, ठीक है। और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होगी। तो इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के समय का पता चलता है। कार्य के कितने भेद, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, और भूतकाल जो समय बीत चुका है, और भविष्यत काल जो समय आने वाला है। तो अब हम वर्तमान काल के विषय में पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जिस काम का जिस समय में जो काम बन रहा है उसका बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो इन वाक्यों में हमें क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता, ती, ते, है, हैं आदि आते हैं। क्या आते हैं वर्तमान काल की पहचान करने के लिए? वाक्य के अंत में क्या आते हैं? ता, ती, ते, है और हैं आते हैं। तो वर्तमान काल के भेद बढ़ते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं वर्तमान काल के भेद? 5। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसमें क्रिया के वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान समय में सामान्य रूप में होती है वह सामान्य वर्तमान काल क्रिया कहलाती है। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, न कार्य के अपूर्ण होने का संकेत है और न संदेह है, तो वह काल क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु न तो वह अपूर्ण है और न ही अनिश्चित है और न ही उसमें कोई संदेह है। तो ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों में पानी देता है। फिर दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है। अतः यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि वह विद्यालय अभी जा रहा है और पहुंचा नहीं है, इसलिए वह अपूर्ण वर्तमान काल है। कुछ जैसे वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है, तो इसमें भी क्या है? वर्षा हो रही है, अभी हुई मतलब पूर्ण नहीं हुई है। अनुराग लिख रहा है, अभी लिख ही रहा है, उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। फिर तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें वर्तमान काल की
पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है। फिर चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसकी वर्तमान काल में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, वाक्य में रही होंगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यह संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है। फिर जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे राम पढ़ता होगा, उसे मतलब उसमें संदेह है कि वह पढ़ता होगा, उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है इस बात का। हलवाई मिठाई बनाता होगा, इसमें भी ये है, हलवाई मिठाई बनाता होगा, मतलब उन्हें पक्का नहीं पता है कि वो बना रहा है। तो ये क्या हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल की स्थिति में है। फिर तत्कालीन वर्तमान काल, पांचवा क्या है, तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, तो ये क्या हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो। जैसे वह आया है, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। सरल शब्दों में, जैसे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं भूतकाल, जिससे हमें बीते हुए समय का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। इन वाक्यों में बीते हुए समय की क्रिया के होने का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भूतकाल के वाक्य। भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, हेतु मदभूत। तो पहला है इसमें सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। तो इन वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, अतः ये सामान्य भूतकाल क्रियाएं हैं। दूसरा है आसन भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया में अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, तो उसे क्या कहेंगे, आसन भूतकाल। जो थोड़ी देर पहले ही जो क्रिया पूर्ण हुई हो, उसे क्या कहेंगे, आसन भूतकाल। उससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, तो मतलब उसने थोड़ी देर पहले ही खाया है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अध्यापिका पढ़ा कर आई है। तो इन क्रियाओं में ये क्रियाएं अभी पूर्ण हुई हैं, इसलिए ये आसन भूतकाल की क्रियाएं हैं। फिर तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे कि क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध हो कि क्रिया के समाप्त हुए काफी समय बीता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने श्याम को मारा था, इससे इस वाक्य से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि यह कार्य पहले पूरा हो चुका है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, पूर्ण भूतकाल।
अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो उन्होंने लिख चुके थे वो पहले ही हैं, इसलिए इसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। इन वाक्यों में क्रियाएं अपने भूतकाल में पूर्ण हो चुकी हैं, अतः ये पूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे आदि आते हैं। ठीक है। फिर चौथा है अपूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, मतलब वो गा ही रहा था, उनका गीत पूरा नहीं हुआ था। रीता सो रही थी, वो सो ही रही थी, सो के उठी नहीं थी, मतलब वो सो रही थी, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा, उनके वो क्रिया पूरी नहीं हुई थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं हैं। फिर पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य में होने की अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ या नहीं। जैसे तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, मतलब उनमें आशंका है इस बात की कि दुकानें उस टाइम बंद हो चुकी होंगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। इन वाक्यों में क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल क्रियाएं हैं। हेतु हेतु मत भूतकाल। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो वह क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल क्रिया। हेतु का अर्थ है कारण। जहाँ भूतकाल में किसी कार्य के न हो सकने का वर्णन कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। इससे ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते। तो वो पास क्यों नहीं हुआ, कि उसने परिश्रम नहीं किया, तो इसमें कारण है ना, तो इसलिए क्या हो गया, ये हेतु हेतु मत भूतकाल की क्रिया। ठीक है, आया समझ में। फिर एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है, तो इसमें भी क्या हो गया, हेतु हेतु मत भूतकाल। इन वाक्यों की क्रियाओं से एक दूसरे पर निर्भर हैं। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, अतः इसमें हेतु हेतु मत भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है। फिर तीसरा है भविष्यकाल, भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, तो इसमें क्या है, आने वाले समय का पता चलता है कि वो कल घर जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, भविष्यत काल। हम सर्कस देखने जाएंगे, तो ये भी आने वाले समय में जाएंगे। किसान खेत में बीज बोएगा। तो उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, इसलिए ये है भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में क्या आते हैं, गा, गी, गे आदि आते हैं। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, 3। सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल। पहला है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इससे ये प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी, सामान्यतः भविष्य में होगी। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह कर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा, तो ये क्या है, आने वाले समय में पूरी होने वाली क्रियाएं हैं, तो इनमें क्या आ जाएगा, भविष्यत काल आ जाएगा। फिर उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही हैं, अतः ये सामान्यतः भविष्यत काल की क्रियाएं हैं।
दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? संभाव्य भविष्यत काल। जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, इसमें शायद आया तो क्या हुआ? संभावना हुई, तो ये क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। परीक्षा में शायद अच्छे अंक प्राप्त हों, मतलब वो श्योर नहीं है इस बात पे, उन्हें संदेह है अभी कि अच्छे आएंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने बोला परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, तो इसमें क्या है? संभाव्य भविष्यत काल। हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ, इसमें भी संभावित भविष्य काल है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के भविष्य में होने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता है, अतः ये संभाव्य भविष्य काल हैं। इनमें ये नहीं है कि वो भविष्य में वो क्रियाएं पूर्ण हो जाएंगी, उनमें अनिश्चितता बनी रहती है, मतलब संभावित, इसलिए वो संभावित भविष्य काल कहते हैं। हेतु हेतुमत भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से एक कार्य के पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर कर रहा है। जैसे वह आएगा तो मैं जाऊंगा, तो ये उसके दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तो काल के विषय में टॉपिक आज यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।